वेलकम फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का। आज के इस वीडियो में हम आवेशित गोलीय कोष के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का डेरिवेशन करेंगे और ये डेरिवेशन गॉस के प्रमेय की सहायता से करेंगे। इसके पिछले वीडियो में मैंने वैज्ञानिक गॉस का प्रमेय था उसका सत्यापन कराया था, उसके बारे में बहुत डिटेल में जानकारी दी थी। यदि आप वो वीडियो नहीं देखें तो प्लीज़ वो वीडियो आप जाके देख सकते हैं, तभी आपको ये अच्छे से समझ में आएगा। उस वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, आप देख लीजिएगा। तो आवेशित गोलीय कोष के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता हमें ज्ञात करनी है। इसके लिए हमें 3 केस पढ़ना पड़ेगा। केस फर्स्ट होगा, एक हमारा आवेशित गोलीय कोष होगा, उसके बाहर कोई बिंदु P होगा, उस पर हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है, ठीक है। और दूसरा आवेशित गोलीय कोष होगा, उसकी सतह पर कोई बिंदु P होगा, उस पर हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। और तीसरा केस बनेगा कि आवेशित गोलीय कोष जो होगा उसके अंदर कोई बिंदु P होगा, कहीं भी हो जाएगा, तो उस बिंदु पर हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। इस वीडियो में हम केस फर्स्ट पढ़ेंगे, क्योंकि तीनों केस अगर मैं एक वीडियो में बनाता हूं तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, इसलिए तीनों केसों को मैं अलग अलग पार्ट में अपलोड करूंगा, ठीक है। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं आवेशित गोलीय कोष के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी, ठीक है। तो ये तीव्रता हम केस फर्स्ट, इस वीडियो में केस फर्स्ट पढ़ेंगे फॉर एक्सटर्नल। तो जो हमारा कोई आवेशित गोलीय कोष होगा उसके बाहर कोई बिंदु P है, इस पर हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है, ठीक है। तो सबसे पहले जान लीजिए आवेशित गोलीय कोष क्या होता है। तो गोलीय कोष क्या होता है, तो बहुत पतली चादर, चालक अथवा अचालक। जिस चादर जो होगी हमारी वो चालक भी हो सकती है और अचालक भी हो सकती है, कुछ भी हो, दोनों चालक अचालक में दोनों हो सकती है, ठीक है। तो बहुत पतली चादर के बने खोखले गोले को गोलीय कोष कहते हैं। कोई एक बहुत पतली चादर ले लीजिए, उससे एक गोल आकृति बना लीजिए, ठीक है, गोला बना लीजिए, तो वही जो खोखला गोला होगा वही हमारा गोलीय कोष कहलाता है, ठीक है। तो आवेशित गोलीय कोष के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करने के लिए हम कोई भी एक गोला मान लेते हैं जिसकी त्रिज्या कैपिटल R होगी। तो एक आवेशित गोलीय कोष हमारा है जिसकी त्रिज्या कैपिटल R है, और इस गोलीय कोष को आवेशित करने के लिए +Q चार्ज दिया जाता है। +Q चार्ज देंगे तो जो +Q चार्ज दिया जाता है वो पूरा चार्ज एक समान रूप से पूरे गोलीय कोष की सतह पर वितरित हो जाता है, ठीक है। तो माना कि कैपिटल R त्रिज्या के किसी गोलीय कोष को +Q आवेश दिया जाता है जो उसकी सतह पर एक समान रूप से वितरित हो जाता है, ठीक है। अब देख लीजिए केस फर्स्ट हमें पढ़ना है कि कोई आवेशित गोलीय कोष होगा, उसके बाहर कोई बिंदु P है जिस पर हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। तो यहाँ पर हम वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता गोलीय कोष के बाहर, मतलब एक्सटर्नल क्षेत्र पर, बाहरी क्षेत्र पर ज्ञात कर रहे हैं, ठीक है। तो इसलिए जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है उसको हम ई एक्सटर्नल से लिखेंगे कि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता और बाहर, गोलीय कोष के बाहर, ई एक्सटर्नल, ठीक है। तो सबसे पहले चित्र से समझ लीजिए, ये हमारा गोलीय कोष हो गया जिसकी त्रिज्या कैपिटल R है, और गोलीय कोष के केंद्र O से स्मॉल r दूरी पर कोई बिंदु P है जिस पर हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ई एक्सटर्नल ज्ञात करनी है, ठीक है। तो यही चीज हम कॉपी में लिखे हैं, समझ लीजिए, आप नोट्स बनाते रहिए प्रॉपर, ये आपके लिए बहुत फायदेमंद होगा, ठीक है। तो पहला केस हमारा है केस फर्स्ट फॉर ई एक्सटर्नल। ई एक्सटर्नल ज्ञात करने के लिए यहाँ पर मान लेते हैं, माना कि आवेशित गोलीय कोष के बाहर स्मॉल r दूरी पर कोई बिंदु P है। स्मॉल r यहाँ लिखा वेयर स्मॉल r ग्रेटर देन कैपिटल R। देखिए चित्र में देखिए, स्मॉल r जो है कैपिटल R से बड़ा है। यहाँ पर क्या है, कंडीशन क्या बन रही, स्मॉल r ग्रेटर देन कैपिटल R, ठीक है। तो वही लिखा। तो कोई भी बिंदु P ले लेते हैं जिस पर हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है, ठीक है। आवेशित गोलीय कोष, इसके बाहर कोई बिंदु P जिस पर हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी। इसके लिए हम क्या करेंगे, इसके लिए बिंदु P, जो बिंदु P है, इससे होकर एक खोखले गोले की कल्पना कर लेंगे, ठीक है। खोखले गोले, बंद गोला होगा, ये गोला चारों तरफ से बंद होगा और खोखला होगा, जिसे हम गॉसियन पृष्ठ कहते हैं, ठीक है। तो इसी बिंदु से होते हुए एक खोखले गोले और चारों तरफ से बंद खोखले गोले की कल्पना कर लेते हैं, क्योंकि जो गॉसियन पृष्ठ होता है वो हमारा काल्पनिक पृष्ठ होता है, वास्तव में वो नहीं होता, उसको हम कल्पना करके मान लेते हैं, ठीक है। तो ये हमारा गॉसियन पृष्ठ हो गया। तो इसी गॉसियन पृष्ठ पर बिंदु P के चारों ओर, बिंदु P के परितः चारों ओर एक क्षेत्रफल अवयव DA की कल्पना कर लेते हैं, ठीक है, DA की कल्पना कर लेते हैं। तो इसी
क्षेत्रफल अवयव से जो वैद्युत फ्लक्स गुजरेगा उसका फार्मूला पहले निकाल लेंगे, ठीक है। फिर वैज्ञानिक गॉस के प्रमेय के अनुसार जो वैद्युत फ्लक्स की फार्मूला आता है उसको निकाल लेंगे। तो यहां देख लीजिए, इस हेतु बिंदु P से होकर गुजरते हुए एक खोखले एवं चारों ओर से बंद गोले की कल्पना करते हैं जिसे गॉसियन पृष्ठ माना जाता है, ठीक है। गॉसियन पृष्ठ नाम भी गॉसियन पृष्ठ भी कहते हैं या गॉसियन पृष्ठ मान लेते हैं, ठीक है। इसके बाद इसी गॉसियन पृष्ठ पर बिंदु P के परितः एक लघु मतलब छोटा क्षेत्रफल अवयव dA की कल्पना करते हैं जिसकी दिशा अवयव के तल के अभिलंबवत, जो अवयव मानेंगे उसी के तल के अभिलंबवत और बाहर की ओर होती है। dA की दिशा जो लघु क्षेत्रफल अवयव मानेंगे उसी तल के अभिलंबवत और बाहर की ओर होगा, ठीक है। तो dA की दिशा क्षेत्रफल अवयव के अभिलंबवत और बाहर की ओर होती है। और इसी क्षेत्रफल अवयव पर वैद्युत क्षेत्र, जो क्षेत्रफल अवयव लेंगे इसी क्षेत्रफल अवयव पर वैद्युत क्षेत्र अर्थात E एक्सटर्नल की दिशा भी अवयव के तल के अभिलंबवत एवं बाहर की ओर होगी, ठीक है। तो dA और E एक्सटर्नल की दिशा सेम हो जाएगी, एक ही डायरेक्शन में। अर्थात यहाँ पर एक निष्कर्ष निकल रहा है, ठीक है। अर्थात E एक्सटर्नल की दिशा भी अवयव के तल के अभिलंबवत एवं बाहर की ओर होगी। अर्थात एंगल बिटवीन E एक्सटर्नल एंड dA और E एक्सटर्नल के बीच का जो कोण बनेगा वो 0 अंश होगा, क्योंकि dA और E एक्सटर्नल दोनों एक ही दिशा में है, इसलिए कोई कोण नहीं बनेगा, 0 अंश बनेगा, ठीक है। तो E एक्सटर्नल एंड dA के बीच में जो कोण बनेगा वो थीटा बराबर 0 अंश बनेगा, ठीक। अतः क्षेत्रफल अवयव में से होकर गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स को एक बार चित्र से समझ लेते हैं। बिंदु P गोलीय कोश आवेशित है, तो इस आवेशित गोलीय कोश के कारण बिंदु P पर जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है उसकी दिशा ये हो गई, ठीक है। ये हो गई एक्सटर्नल, इसको एक्सटर्नल लिखेंगे, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा ये हो गई। और इसी क्षेत्रफल अवयव लघु क्षेत्रफल अवयव का जो dA लिए थे तो इसकी भी दिशा इस लघु क्षेत्रफल अवयव के अभिलंबवत बाहर की ओर हो गई। तो E एक्सटर्नल और dA के बीच में कोई कोण नहीं बन रहा, इसलिए थीटा बराबर 0 अंश हो जाएगा। अब जो लघु क्षेत्रफल अवयव माने हैं, ये जो हमारा लघु क्षेत्रफल अवयव है ये पूरा, तो इस लघु क्षेत्रफल अवयव से वैद्युत फ्लक्स गुजरेगा, ठीक है। और कितना गुजरेगा ये जान लेते हैं। तो वैद्युत फ्लक्स का फार्मूला होता है E डॉट A, ठीक है, E डॉट A। तो यहाँ पर हम एक बहुत छोटा सा क्षेत्रफल लिए हैं, लघु क्षेत्रफल लिए हैं, इसलिए उस लघु क्षेत्रफल से जो गुजरेगा फ्लक्स, जो फ्लक्स गुजरेगा उसका मान बहुत कम होगा, इसलिए उसको भी d फाई E से प्रदर्शित करेंगे, ठीक है। d फाई E बराबर E एक्सटर्नल डॉट dA, उस लघु क्षेत्रफल का जो लघु क्षेत्रफल माने थे वो dA था, ठीक है। तो d फाई E बराबर E एक्सटर्नल डॉट dA आ गया, ठीक। और हमने बताया था कि थीटा बराबर 0 अंश। अब देखिए d फाई E बराबर E एक्सटर्नल dA cos थीटा, डॉट प्रोडक्ट दोनों वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट हो रहा है, डॉट प्रोडक्ट होता तो cos थीटा था, ठीक है। तो E का परिमाण dA का परिमाण cos थीटा, ठीक है। तो dA cos थीटा, थीटा बराबर 0 रख दीजिए, क्योंकि E और dA के बीच में जो कोण बन रहा है थीटा वो 0 अंश बन रहा है, ठीक है। तो cos 0 का मान 1 होता है। अब आगे देखिए, d फाई E बराबर E एक्सटर्नल dA और cos 0 का मान 1, ठीक, ये हो गया। तो लघु क्षेत्रफल अवयव dA से जो वैद्युत फ्लक्स गुजरेगा वो होगा d फाई E बराबर E एक्सटर्नल dA, ठीक। और इसी आधार पर संपूर्ण गॉसियन पृष्ठ में से होकर गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स कितना होगा, इसके लिए हम d फाई E और दोनों पक्षों का समाकलन कर लेंगे, ठीक है। चित्र से थोड़ा देख लीजिए, ये हमारा लघु क्षेत्रफल अवयव, इससे जो वैद्युत फ्लक्स गुजर रहा है वो होगा E dA। इसी प्रकार पूरे गॉसियन पृष्ठ से जो वैद्युत फ्लक्स गुजरेगा वो उस E और dA का समाकलन कर देंगे, ठीक है। यहाँ पर d फाई E का समाकलन करेंगे और यहाँ पर E एक्सटर्नल dA का समाकलन करेंगे, ठीक है। तो d फाई E हमारा एक लघु क्षेत्रफल अवयव में से होकर गुजरने वाला फ्लक्स था, तो पूरे गॉसियन पृष्ठ से जो वैद्युत फ्लक्स गुजरेगा वो हो जाएगा फाई E, ठीक है, बराबर। तो d फाई E का समाकलन किया तो फाई E आ गया। और यहाँ पर E एक्सटर्नल dA, तो E एक्सटर्नल जो है ये तो हमारी कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट जो होता है नियतांक होता है
उसका जो समाकलन होता है उसका समाकलन होता नहीं, कांस्टेंट का समाकलन नहीं करते, इसलिए ई एक्सटर्नल को हम समाकलन चिन्ह से बाहर कर लिए। अब ई एक्सटर्नल कांस्टेंट क्या है, अब देख लीजिए, कोई भी वैद्युत क्षेत्र होगा, जो भी वैद्युत क्षेत्र हम अप्लाई करेंगे वो कांस्टेंट होगा, मतलब जितना भी हो वो कांस्टेंट रहेगा, उसके मान में कोई परिवर्तन नहीं होगा। जितना हम एक बार वैद्युत क्षेत्र लगा दिए वो उतना ही रहेगा, क्योंकि उसके बाद हम वैद्युत क्षेत्र में कोई भी परिवर्तन नहीं करेंगे, इसलिए ई एक्सटर्नल हमारा कांस्टेंट हो गया। तो ई एक्सटर्नल को समाकलन चिन्ह से बाहर कर लिए और डी ए का समाकलन करेंगे। अब यहाँ देख लीजिए, डी ए जो था हमारा गॉसियन पृष्ठ का एक बहुत छोटा सा हिस्सा था, क्षेत्रफल अवयव बहुत छोटा सा हिस्सा लिए थे। इस प्रकार अगर हम पूरे गॉसियन पृष्ठ का जो क्षेत्रफल निकालेंगे वो हमारा हो जाएगा कैपिटल ए, ठीक है, कैपिटल ए हो जाएगा। कैपिटल ए जो होगा हमारा संपूर्ण गॉसियन पृष्ठ का क्षेत्रफल होगा, और किसी भी गोले का जो क्षेत्रफल होता है वो होता है 4 पाई आर स्क्वायर। तो फ्रेंड्स, जो गॉसियन पृष्ठ माने थे उसका जो त्रिज्या थी वो स्मॉल आर थी, इसलिए उस गॉसियन पृष्ठ का जो क्षेत्रफल होगा वो होगा a बराबर 4 पाई आर स्क्वायर, ठीक है। तो a बराबर 4 पाई आर स्क्वायर। यहाँ पर dA का समाकलन किए तो कैपिटल A आ गया। कैपिटल A बराबर संपूर्ण गॉसियन पृष्ठ का क्षेत्रफल, जो कैपिटल A है वो हमारा संपूर्ण गॉसियन पृष्ठ का क्षेत्रफल है, और गॉसियन पृष्ठ का क्षेत्रफल 4 पाई आर स्क्वायर। तो A बराबर 4 पाई आर स्क्वायर, ठीक है। तो फाई ई एक्सटर्नल A बराबर 4 पाई स्क्वायर, 4 पाई आर स्क्वायर। इसको समीकरण 1 मान लेते हैं, ठीक है। अब वैज्ञानिक गॉस के प्रमेय अनुसार, वैज्ञानिक गॉस का जो प्रमेय था वो था किसी गॉसियन पृष्ठ में से होकर गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स गॉसियन पृष्ठ से परिबद्ध कुल आवेश का 1/ε0 गुना होता है, ठीक है। तो गॉसियन पृष्ठ में से होकर गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स फाई ई गॉसियन पृष्ठ से परिबद्ध कुल आवेश Q का 1/ε0 गुना होता है, ठीक है। तो फाई ई बराबर Q गुणे 1/ε0। इसको सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा फाई ई बराबर Q/ε0। इसको समीकरण 2 मान लीजिए। इसके बाद देखिए, समीकरण 1 व 2 की तुलना कर देंगे हम लोग, समीकरण 1 और 2 की तुलना करेंगे, ठीक। तो समीकरण 1 देखिए हमारा, फाई ई बराबर एक्सटर्नल एक्सटर्नल इंटू 4 पाई आर स्क्वायर, ठीक। और समीकरण 2 देखिए, समीकरण 2 फाई ई बराबर Q/ε0। यहाँ देखिए, जो समीकरण 1 का लेफ्ट हैंड साइड और समीकरण 2 का लेफ्ट हैंड साइड आपस में बराबर है, अतः इन दोनों समीकरणों के राइट हैंड साइड और इस समीकरण का राइट हैंड साइड आपस में बराबर होगा, ठीक है। तो यही तुलना कर दिए हम लोग समीकरण 1 और 2 की। तो समीकरण 1 और 2 की तुलना करिए तो ई एक्सटर्नल इंटू 4 पाई आर स्क्वायर इक्वल Q/ε0, ठीक। लेकिन हमें Q ई एक्सटर्नल की वैल्यू चाहिए, हमें ई एक्सटर्नल कोई भी आवेशित गोलीय कोश है उसके बाहरी बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता मतलब ई एक्सटर्नल ज्ञात करना है। तो ई एक्सटर्नल को हम यहीं पर रोक लेंगे, तो ई एक्सटर्नल यहीं रोके, ये हमारा मल्टीप्लाई हो रहा तो इस साइड आएगा तो डिवाइड करेगा, तो 4 पाई आर स्क्वायर डिवाइड करेगा तो हो जाएगा ई एक्सटर्नल Q/ε0 और 4 पाई आर स्क्वायर डिवाइड में बट आएगा 4 पाई आर स्क्वायर, ठीक। इसको सही से लिख लेंगे, फार्मूला जैसा हमारा बनता है उसी तरीके से। तो ई एक्सटर्नल 1/4 पाई ε0, 1/4 पाई ε0 को 1 में कर लिया इंटू Q/r स्क्वायर, ठीक है। तो ई एक्सटर्नल आ गया हमारा 1/4 पाई ε0 इंटू Q/r स्क्वायर, ठीक है। और इसका मात्रक होता है न्यूटन प्रति कूलाम, ठीक। इसके बाद यहाँ पर हम थोड़ी सी जानकारी देना चाहते हैं आपको। कोई भी बिंदु आवेशित कण होता है या कोई भी बिंदु आवेशित कण, मान लेते हैं कोई बिंदु आवेशित कण है जिस पर हमें प्लस चार्ज है, ठीक है। तो कोई भी बिंदु आवेशित कण जिस पर प्लस Q चार्ज है, तो कोई भी बिंदु आवेशित कण के कारण स्मॉल r दूरी पर कोई बिंदु P होता है तो उस पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है E बराबर 1/4 पाई ε0 Q/r स्क्वायर, ठीक। अब यहाँ देखिए, तो बिंदु आवेशित कण के कारण स्मॉल r दूरी पर स्थित बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E बराबर 1/4 पाई ε0 Q/r स्क्वायर। और यहाँ भी हमारा ये चीज है E बराबर 1/4 पाई ε0 Q/r स्क्वायर, ठीक। तो इससे क्या स्पष्ट होता है? स्पष्ट है कि सुविधा हेतु जो अचालक होता है, अचालक ठोस भर्तु गोले, ठीक। यहाँ भर्तु लिखा है मतलब जो ठोस होगा वो अंदर से खोखला नहीं होगा, पूरा ठोस होगा। तो सुविधा हेतु जो अचालक ठोस या भर्तु गोले के संपूर्ण आयतन में एक समान रूप से वितरित
समस्त आवेश को, किसी भी पदार्थ को यदि हम आवेश देते हैं तो वो आवेश उस पदार्थ के पूरे आयतन में फैल जाता है। ठीक है, वो अचालक में होता है। किसी भी अचालक में यदि हम आवेश देते हैं तो वो आवेश उस अचालक वस्तु में पूरे आयतन में एक समान रूप से फैल जाता है। ठीक है, तो स्पष्ट है कि सुविधा है तो अचालक ठोस भर्तु गोले के संपूर्ण आयतन में एक समान रूप से वितरित समस्त आवेश को गोले के केंद्र पर, जो गोला लेंगे उसी के केंद्र पर स्थित माना जा सकता है। ठीक है, चित्र से समझिएगा। ये हमारा गोला है जिस पर हमें प्लस क्यू चार्ज दिए, तो प्लस क्यू चार्ज एक समान रूप से पूरा वितरित हो गया। ठीक है, तो जो प्लस क्यू चार्ज दिए उसको हम गोले के केंद्र O पर ठीक है केंद्रित मान सकते हैं। होगा तो नहीं, लेकिन हम मान सकते हैं, क्योंकि बिंदु आवेशित कण के कारण भी स्मॉल r दूरी पर कोई बिंदु P होता है, उस पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, और आवेशित गोलीय कोश के कारण स्मॉल r दूरी पर कोई बिंदु P की विद्युत क्षेत्र की तीव्रता बराबर आई है। इसलिए हम जो गोले पर आवेश देते हैं वो आवेश उस गोले के केंद्र पर हम एक केंद्रित मान लेते हैं। तो फ्रेंड्स, केस फर्स्ट हमारा यहीं पर समाप्त होता है। इसके बाद अगली वीडियो में केस सेकेंड आएगा। ठीक है, पार्ट 2 आएगा। उसके बाद केस थर्ड का वीडियो बनाएंगे। यदि ये वीडियो आपको अच्छी लगे और इससे कुछ आपको जानकारी मिली है तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दें और अपने दोस्तों में शेयर जरूर कर दें, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब भी कर लें। धन्यवाद।